नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी आजाद और आप देख रहे हैं एचए लॉ कंसेप्ट। आज हम पार्ट 2B वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। ये जो वीडियो लेक्चर है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008 के ऊपर बनाया गया है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो सेक्शन 2 है ये डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है, कुछ टर्म्स की डेफिनेशन, कुछ टर्म्स को परिभाषित किया गया है इस सेक्शन में। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूं कि एक सेक्शन, इससे पहले सेक्शन 1 के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप इस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इस एक्ट के ऊपर मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो एक और बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपको देखनी हो तो आप इस लिंक पे ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। दोस्तों, ये जो सेक्शन 2 है इसमें दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। दोस्तों, सबसेक्शन 1 में 8 तरह की डेफिनेशन दी गई हैं। 8 से भी अलावा मतलब 9 तरह की ये डेफिनेशन दी गई हैं। तो दोस्तों, इसको हम अलग से पढ़ेंगे और उसके बाद सबसेक्शन 2 है उसको हम समझेंगे। तो काफी टेक्निकल है ये, इसको समझने के लिए आप अंत तक वीडियो को देखें और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में ये डेफिनेशंस दी गई हैं। ये 8 डेफिनेशंस हैं। एजेंसी कोड, हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब्ड, शेड्यूल एंड शेड्यूल ऑफेंसेस, स्पेशल कोड्स एंड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, ये सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। तो इनको एक एक करके समझते हैं। एजेंसी का मीनिंग तो हम बिल्कुल साफ है कि सिंपल सा मीनिंग है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है, ये पूरा एजेंसी का नाम है। इसको बार बार यहाँ पे यूज करेंगे तो काफी दिक्कत आएगी, ठीक है। जो ड्राफ्ट करने वाले भी और जो सुनने वाले, इसको पढ़ने वाले हैं, उनको भी दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने पहले शॉर्ट फॉर्म है एजेंसी। शॉर्ट फॉर्म जो यहाँ पे सारी एक्ट में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही लिखी है और पूरा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं लिखा। तो वहां पे डेफिनेशन क्लॉज में इसको डिफाइन कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये क्लॉज ए होगी, एजेंसी का मीनिंग नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग। बी क्लॉज की बात करें, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो दोस्तों, ये कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर का, प्रोसीजर लॉ है। अगर हम कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले जो व्हील, जो मैकेनिज्म घूमता है, सबसे पहले एक्शन में आते हैं पुलिस वाले। तो वो इसी से ही अपनी सारे दिशा निर्देश लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि अगर क्राइम होता है, सबसे पहले क्राइम होगा, ठीक है। तो क्राइम होने के बाद क्या होगा, इंफॉर्मेशन जाएगी पुलिस को या जुडिशियल ऑफिसर को, ठीक है। उसके बाद उसकी अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट जाती है तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, या तो वो अक्यूज को अरेस्ट कर लेंगे और ऑन दी स्पॉट जाके वो सारा जो अकरेंस वाला प्लेस ऑफ अकरेंस है वहां पे देखेंगे, सारा देखेंगे। वहां पे कोई चाकू मिल गया या कोई गन मिल गई या फिर कोई भी ऐसी चीज मिल गई जहां जिससे वो क्राइम हुआ था, ठीक है, लाठी मिल गई या कोई भी ऐसी चीज। तो उसके अलावा वो सारा और भी देखेंगे, कहीं पे कोई लाश पड़ी है, कहीं पे कोई गिरा हुआ है, ये कहीं पे कोई खून के धब्बे हैं, तो वो सारा कुछ देखेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। तो इसके अलावा वो जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं वहां से उनसे पूछेंगे किसने ये ऑफेंस होते हुए देखा, तो उनके जो स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके वो एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हमने ये ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन की, इनके जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, ये जो हमें जो सामान मिला ऑन दी स्पॉट, ये ऑफेंसिव वेपन्स मिले हैं। इसके अलावा इन लोगों ने अपना जो कन्फेशन की है और या फिर उन लोगों मतलब इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर इन लोगों को जो हमने अरेस्ट किया, बाकी के लोग हो सकता है कुछ लोग अरेस्ट हों, कुछ लोग ना अरेस्ट हों, तो वो भाग जाते हैं, उनको पीओ या भगोड़ा करार दिया जाता है। तो वो सारी रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट को देगा। तो मजिस्ट्रेट उसका जो संज्ञान लेके उसके खिलाफ चार्ज क्रिएट करेगा। चार्ज क्रिएट करने के बाद उसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल में क्या होगा कि उसके खिलाफ एविडेंस को बुलाया जाएगा। जो पुलिस ने जिनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी उनको बुलाया जाएगा। उनकी स्टेटमेंट दोबारा से कोर्ट में रिकॉर्ड होंगी। तो कोर्ट में रिकॉर्ड होने के बाद दूसरी पार्टी भी उनको क्रॉस करेगी। दूसरी पार्टी के क्रॉस होने के बाद फिर बाद में जो है
डिफेंस को मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात कहे, ठीक है। उसको बाद उसको एविडेंस देने का भी मौका दिया जाता है कि वो अगर वो कोई एविडेंस देना चाहता है अपनी बेगुनाही के लिए, तो वो भी एविडेंस दे सकता है। उसके बाद आर्गुमेंट्स होंगे और उसके बाद जजमेंट आएगी। दोस्तों ये सारा प्रोसेस यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे जजमेंट में अगर कोई कन्विक्शन हो जाती है तो अक्यूज के पास राइट है अपील में जाने का, वो भी प्रोसेस सारा इसमें लिखा हुआ है। अगर वो एक्विट हो जाता है तो स्टेट के पास या कंप्लेनेंट जो होती है वो उसके पास भी हक है कि वो अपील में जा सकती है, ठीक है, अगर ले भी है तो वो प्रोसेस सारा यहीं पे लिखा हुआ है। अगर आपको वो एग्जीक्यूशन वाले प्रोसेस की बात करें कि वो मर्सी पिटीशन डालेगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं, गवर्नर की क्या क्या पावर हैं, वो भी सारी इसमें लिखी हुई है सारी बातें। और इसके अलावा बेल के लिए कैसे कैसे बेल डाल सकते हैं और बेल की क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे वो जमानती आएंगे, कैसे श्योरिटी बॉन्ड दिए जाएंगे, तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों सारी बातें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008 में नहीं लिखी हुई, क्योंकि आप देख लीजिए कि ये एक ऐसा एक्ट है, मतलब एक स्पेशल एक्ट है। ये सिर्फ शेड्यूल ऑफेंसेस के बारे में इन्वेस्टिगेटिंग की पावर की बात करता है, सिर्फ ये बात करता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है, इसका ट्रायल किस कोर्ट ने देखना है। इसके अलावा ना तो ये बेल की बात करता है, ठीक है, और ना ही इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल में कोई बात करता है। तो वो डिटेल में बात यहाँ पे की गई है। तो इस एक्ट में बोला गया है कि ऐसी जो पावर इन्वेस्टिगेशन की जो क्या क्या पावर होंगी, बेल के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस होंगी, वो सारी कोड से ली जाएंगी। कोड का मीनिंग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो काफी बार कोड शब्द, कोड वर्ड यूज हुआ है, और कोड वर्ड यूज होने पे उसका मीनिंग दिया गया है कि बार बार इतना बड़ा नाम नहीं दे सकते, तो आप कोड से ही अपनी संतुष्टि करें। दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड की है। प्रिस्क्राइब का मीनिंग सिंपल भाषा में प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, ठीक है। प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, रूल्स कौन से रूल्स हैं जो हाई कोर्ट बनाती है सेक्शन 23 के अधीन। सेक्शन 23 में हाई कोर्ट रूल्स बनाती है, तो वही रूल्स, ठीक है। वैसे प्रिस्क्राइब का हिंदी में मीनिंग होता है निर्धारित, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि वही होगा जो निर्धारित किया गया है, या हम ये बोल दें कि जो नियमों के तहत निर्धारित किया गया है वही होगा। तो नियम कौन से, नियम जो हाई कोर्ट ने 23 सेक्शन के अधीन बनाए हैं, वही नियमों के तहत जो निर्धारित किया गया वही होगा। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 5 की हम थोड़ी सी वर्डिंग देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस of this act the agency shall be constituted in such manner as may be prescribed, ठीक है। एजेंसी का मीनिंग हमने देखा, एजेंसी का क्या मीनिंग है, एनआईए। एजेंसी का गठन ऐसे मैनर में किया जाएगा जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। प्रिस्क्राइब का रूल्स नहीं लिखा, तो इसका मीनिंग यही है कि जो नियमों के तहत निर्धारित किया गया है मैनर, उसी मैनर से एजेंसी का गठन होगा। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो अब दोस्तों क्लॉज ई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन दी गई है, तो हम ये पढ़ लेते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी गलत दी हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये डेफिनेशन तो ये बनती थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक कोर्ट का ऑफिसर होता है जो सरकार के बिहाफ पे सरकार के केसेस की देखरेख करता है या सरकार के केसेस को कंडक्ट करता है। जैसे प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने का काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मीनिंग ये दी गई है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मीनिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो दोस्तों ये मीनिंग तो नहीं हुआ, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन में ये तीनों भी शामिल हैं। इसके अलावा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की ई क्लोज में ये लिखा हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग होगी, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो ऑब्जेक्ट इस एक्ट का मैंने पहली वीडियो में बताया था, जो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ये इस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस एक्ट का पहली वीडियो में जो मैंने ऑब्जेक्ट बताया था, यानी इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करना, ठीक है। अगर कोई भी एक्टिविटी सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी को या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं उनको एंडेंजर करती हैं, तो वो ऑफेंसेस मानी जाएंगी और वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस मानी जाएंगी। तो शेड्यूल ऑफेंसेस जो इस एक्ट में शेड्यूल में 8 तरह के एक्ट या 8 तरह के जो कानून दिए गए हैं उनका नाम दिया गया है, उनको भी बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम था जो इस एक्ट का था। तो दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो वो वाली वीडियो मेरी जो फर्स्ट वीडियो इस एक्ट के ऊपर है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे दोस्तों बता देता हूं कि स्पेशल कोर्ट्स का जो गठन है, स्पेशल कोर्ट्स यानी हम पढ़ रहे हैं एच क्लॉज वाली डेफिनेशन, 2 सबसेक्शन 1 के एच क्लॉज वाली डेफिनेशन जिसमें स्पेशल कोर्ट्स की डेफिनेशन दी गई है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसकी गठन कर सकती है, स्पेशल कोर्ट्स का गठन कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इस स्पेशल कोर्ट्स का गठन कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका गठन करती है तो वो सेक्शन 11 के अनुसार करती है और स्पेशल कोर्ट्स का गठन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने करना हो तो वो सेक्शन 22 के अनुसार करेगी। इसमें इतना ही बताया गया है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं लेकिन वो यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए। तो इसका मतलब वो कहाँ पे डिफाइन है, मतलब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए लेकिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में वो डिफाइन किए गए हैं, तो वहां से ही हम बोरो कर लेंगे। इसका इस एक्ट में कहीं पे भी अगर कोई भी ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन यूज किया गया है जिसका यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, तो हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को खोलेंगे, उसका सेक्शन 2 देखेंगे, वहां पे अगर वो डिफाइन किया गया है तो वो वाली डेफिनेशन उठा के इसमें भी लागू कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो की एंड में हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल एक बात बोली गई है कि मान लीजिए किसी एरिया में कोई एक्ट या एनेक्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे लागू नहीं होता कोई एक्ट। मान लीजिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जम्मू एंड कश्मीर में 2019 से पहले लागू नहीं था, ठीक है। वहां पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सांबत 1989 लागू था 2019 से पहले। तो दोस्तों वहां पे 1973 का सीआरपीसी लागू नहीं था, सीआरपीसी लागू नहीं था। तो मान लीजिए दोस्तों सीआरपीसी का इस एक्ट में रेफरेंस दिया गया है, एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी एक्ट इनएक्टमेंट और एनी प्रोविजन देयरऑफ, मतलब कोड ऑफ, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि एक्ट है या इनएक्टमेंट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 या उसकी कोई भी एक प्रोविजन का रेफरेंस दिया गया है इस एक्ट में, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में वो 2019 से पहले लागू नहीं थी। तो अब क्या होगा कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्लेस पे या इसकी जगह पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सांबत 1989 लागू था। तो मतलब इसका एक कोरेस्पोंडेंस लॉ, इसका एक कोरेस्पोंडेंस लॉ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सांबत 1989, दोस्तों इसकी जगह पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सांबत 1989 लागू था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सीआरपीसी लागू नहीं थी तो ये लागू था, इसका कोरेस्पोंडिंग एक्ट। तो वो एरिया में सीआरपीसी लागू नहीं थी लेकिन इस एक्ट में उस सीआरपीसी का रेफरेंस दिया गया है, एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू, मान लीजिए सीआरपीसी, यहाँ पे एनी एक्ट लिखा है, हम मान लेते हैं सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का रेफरेंस दिया गया जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले सीआरपीसी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, उसकी जगह पे ये वाला एक्ट लागू था। तो क्या होगा, जो एक्ट लागू था वहां पे कोरेस्पोंडिंग जो भी एक्ट लागू था वो उसकी रेफरेंस मानी जाएगी, ठीक है। रेफरेंस तो जहां पे दी जानी चाहिए थी सीआरपीसी को,
क्योंकि कोर्ट की रेफरेंस दी गई, लेकिन वहां पे सीआरपीसी की जगह पे ये लागू था तो रेफरेंस उसी की समझी जाएगी, जो संवत वाला लॉ है उसी की समझी जाएगी। एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड इंस्टेड अदर एक्ट इनेक्टमेंट इज देयर। ठीक है, उस जो अदर एक्ट इनेक्टमेंट कोरस्पॉन्डिंग लॉ जो इनेक्ट किया गया है उसी की ही रेफरेंस यहाँ पे समझी जाएगी।